सो हेलो एवरीवन एंड गाइस, वेलकम टू द चैनल जहां पे हम आपको अचीवर्स ऑफ नाबार्ड के साथ मिला रहे हैं। दैट इज द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर द नाबार्ड एग्जामिनेशन इन द ईयर 2024। आज के हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, मिस्टर सिद्धांत साहू, जिन्होंने, अगर मैं बात करूं, ही हैज यूटिलाइज द यूट्यूब मटेरियल ऑफ एडुटैप। उसके बाद ये हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे और इन्होंने जो प्रेपरेशन की है दोस्तों, वो सारी की सारी यूट्यूब को ही प्रायोरिटी लेके की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम इज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। मैनी ऑफ यू माइट हैव डन जियोलॉजी, मैनी ऑफ यू माइट हैव डन, अगर आपने बॉटनी की है, जूलॉजी की है, या फिर अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस, अगर इस तरह के टॉपिक्स जो कि टेक्निकल टॉप सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है, ही विल बी अ गाइडिंग पिलर फॉर यू एंड ही विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। क्योंकि बहुत बार जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइडेंस में डाउट लगता है कि सर अगर हमारे टेक्निकल फील्ड से कोई बच्चा निकला है तो हम उनको कैसे, उनसे हम कैसे चीजें सीख सकते हैं। सो आई वेलकम यू सिद्धांत टू टुडे सेशन थैंक यू एंड सर, थैंक्स थैंक यू अ वेरी लॉट मच। फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। तो सिद्धांत, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपने बीएससी किया हुआ है जियोलॉजी में, ठीक है, हाँ सर। और उसके हाँ, बाद आपने मास्टर्स किया हुआ है जेएनयू से एनवायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंटल में, से। ठीक है। यस सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि बहुत बार जो बच्चे टेक्निकल, जनरली क्योंकि हाँ, ये नाबार्ड के बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स में स्पेशलिस्ट जो टॉपिक्स आते आते हैं। हैं, हाँ। तो मेरा जानना आपसे ये है कि आपने जब इस एग्जाम को दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इन्होंने जर्नलिस्ट एग्जाम से पेपर निकाला है, टेक्निकल से नहीं, तो यही मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि व्हाट केम टू योर माइंड। क्योंकि बहुत हाँ बार सर। होता है ना कि हमें, हम तो टेक्निकल से, और टेक्निकली पोस्ट भी कम आते हैं, हाँ। तो टेक्निकल में कर लेते हैं और हमें एडवांटेज मिलेगा, हाँ जर्नलिस्ट सर, में शायद जैसे एडवांटेज ना मिले। हाँ सर, नाबार्ड में जैसे सर बहुत स्पेशलिस्ट का भी बहुत वैकेंसी आता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का। तो सर जैसे मेरा ना जियोलॉजी में बैचलर्स था और इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स, तो जियोलॉजी का भी एक वाटर रिसोर्सेज का अगर आता है उसमें भी एलिजिबल होते हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस वाले तो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग उसमें भी एक आता है। बट सर मेरे को, जैसे मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा नाबार्ड का सेकंड अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट जब दे रहा था तब मेरा मास्टर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो मैं तभी से जनरलिस्ट में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब वाटर रिसोर्सेज का भी नहीं आया था उस साल 2023 में। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनरलिस्ट पे दिया था, तो मेरा एक सॉलिड फाउंडेशन इसमें बन गया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं सर इंटरव्यू तक भी पहुंच गया था। तो मैं जब सेकंड अटेम्प्ट, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है इस बार, इन्वायरमेंटल साइंस का दो आया था, बट मेरे को ऐसा लगा कि जनरलिस्ट में मैं इंटरव्यू तक जा चुका हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक था। तो वो एक मेजर पैरामीटर था मेरे लिए। बट ऐसे भी अगर देखा जाए तो जनरलिस्ट का हर हर रोज हर साल आता है वैकेंसी, स्पेशलिस्ट का कभी आता है और कभी नहीं आता। तो एक सर्टेनिटी रहता है कि चलो आएगा तो एटलीस्ट जनरलिस्ट का तो आ ही जाएगा। और सर जैसे स्पेशलिस्ट में कभी कभी तो दो वैकेंसी, एक वैकेंसी, और उसमें भी मतलब लेस देन 5 रहता है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, वाटर रिसोर्सेज, ये सब में। और जनरलिस्ट में ठीक ठाक मतलब एक रह जाता है। तो मेरे को स्पेशलिस्ट डोमेन में जो जाना है उसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा रिस्की लगा। तो मेरे को लगा कि जनरलिस्ट में एटलीस्ट मतलब जो फेज 2 है और इंटर में जो सिलेक्ट, जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, वो थोड़ा डोमेन ज्यादा है। तो मेरे को लगा कंपटीशन तो सभी में सही सेम ही रहेगा, क्योंकि ग्रेडेड लेवल का पोजीशन है, तो सब में कंपटीशन का जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कैंडिडेट, सब सेम ही रहता है। तो मेरे को लगा जनरलिस्ट में थोड़ा ज्यादा मेरे को स्कोप मिलेगा। और ऐसे भी मेरा प्रिपरेशन भी जनरलिस्ट में हो चुका था, तो इसलिए मैं जनरलिस्ट चूज करा सर। ठीक है, तो आई थिंक आपने बहुत एक अच्छा सजेशन दिया स्टूडेंट्स को कि वो जर्नलिस्ट क्यों पिक करे, और आपने अपना रीजन भी बताया मैंने जर्नलिस्ट हाँ क्यों सर। पिक किया है। हाँ। बट अगर सिद्धांत, जैसे आपने बात की कि एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, इनकी पोस्ट हम्म। बहुत ही कम आती हैं, बहुत कम सर, हाँ। बहुत कम आते और हैं, एक सर, बट और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ सर, कि जैसे स्पेशल स्ट्रीम में थोड़ा मटेरियल्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर का तो मिल जाता है, और कुछ इकोनॉमिक्स ये सब का शायद मिल जाता होगा, बट इन्वायरमेंटल साइंस सिस्टम में कॉन्सोलिडेटेड रिसोर्स पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो जनरलिस्ट में ज्यादातर मतलब पब्लिक डोमेन पे भी है, और कोचिंग्स भी जनरलिस्ट का अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी थोड़ा प्रिपरेशन इजी हो जाता है सर। आई थिंक ये कि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इनके दो रीजंस जो निकल के आए हैं, वो आई थिंक आप सब लोग नोट कर सकते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट है कि सर एक तो वैकेंसी का इशू रहता है, वैकेंसीज ज्यादा आती हैं तो ये एक पॉजिटिवनेस मिल हाँ, तो जाती है, कम मोटिवेशन। रिस्की होता है, हाँ सर। जी। और आई थिंक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि आपको रिसोर्स सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, हाँ। ठीक है। जो कि बहुत बड़ा, हाँ सर। जी। तो अगर जैसे आप, सिद्धांत ने बोला कि मैंने इस चीज को चुना, बट सिद्धांत की अगर मैं जर्नी थोड़ा सा, हम अगर फ्लैशबैक पे जाएं यहीं से, कि सिद्धांत में का फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस नाबार्ड नहीं था। सिद्धांत ने जब ग्रेजुएशन की तो उनका जो इंक्लिनेशन था वो यूपीएससी की तरफ था। तो मैं सिद्धांत ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के भी इससे पहले दिए हैं,
ठीक है, और हाँ उसके सर। बाद आपने नाबार्ड को एज अ प्रायोरिटी प्रायोरिटी बनाया। उठाया। मैं ये हाँ जानना सर। चाहता हूँ कि क्योंकि आप जिस ग्रेजुएशन फील्ड में थे या जिस फील्ड में आपने अपनी मास्टर्स की है, उसमें हम्म। सबसे पहला इंक्लिनेशन अगर मैं एग्जाम वाइज करूं तो वो नाबार्ड का प्रेफरेंस इंक्लिनेशन सबसे टॉप पे आता है, बिकॉज वो हाँ, एक ऐसा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसी से उस ही फील्ड इंक्लाइन में करता हाँ है, सर काम जैसे करता है हमने हाँ। शुरू में भी डिस्कस किया। तो हाँ सर। हाँ। आपका जो ये ट्विल्ड था कि पहले मुझे यूपीएससी देना है, तो हाँ। पहले आप यूपीएससी की तरफ गए, और फिर कब आपने हाँ सर। सोचा कि नहीं, यूपीएससी को हाँ। स्टॉप करते हैं, यार ये तो अपने काम का पेपर है, इसको पकड़ते हैं? हाँ सर। सर मेरे जैसे ना पहले नाबार्ड के बारे में, जैसे ग्रेजुएशन के बाद मैंने यूपीएससी में मेरा 2 अटेम्प्ट दिया। पहला अटेम्प्ट में मेरा जीएस में कुछ मार्क्स से रुका था, कुछ मार्जिन से। और सेकंड अटेम्प्ट में उस साल 2023 का सीसैट इतना टफ आ गया था, तो मेरा सीसैट में रुक गया था। मेरा जीएस 1 में 20 मार्क्स ज्यादा थे जो कट ऑफ से यूपीएससी का। और तब मेरे को नाबार्ड का थोड़ा बहुत आइडिया था, बट इतना डीपली इतना आइडिया नहीं था कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, कितना मतलब प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ। जब मेरा यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट में सीसैट में नहीं हुआ, तो मेरे को थोड़ा बहुत रैंडम लगा यूपीएससी। मतलब हम्म, कभी जीएस में रुक जा रहा है, कभी सीसैट में रुक जाए, और फिर जो सब्जेक्ट्स कभी कभी कौन से सब्जेक्ट्स के ज्यादा वेटेज आ जा रहा है। तो मेरे को लगा कि मैं एक कैरियर पाथ भी मैं अपॉर्चुनिटी मतलब सर्च करने लगा। तब मेरे को नाबार्ड के बारे में पता चला। तब मैं जेएनयू में फर्स्ट ईयर में था, एमएससी का फर्स्ट ईयर में था। और जेएनयू के एससीएस जो मेरा स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, वहां से भी कई सीनियर्स नाबार्ड में भी हैं। और जब मैं बाकी सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा था, तो नाबार्ड का जो जॉब प्रोफाइल है, उसका मिशन, उसका विजन, उसका ऑब्वियसली पर्क्स अलाउंस जो भी है, मतलब सॉलिड मेरे को लगा कि हाँ ये ही मेरा जो कैरियर पाथ, इसी ओर ही मेरे को जाना चाहिए। और मेरा जो जियोलॉजी में सॉइल साइंस पढ़ा था मैंने, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पढ़ा था, और इनफैक्ट इन्वायरमेंटल साइंस पे भी जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज थे, एग्रीकल्चर का भी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन तो रहता ही है। तो मेरे को लगा एक तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सही है मेरे लिए, और दूसरा मेरा जो फील्ड जो मैंने पढ़ा है वो भी इसमें यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं। तो मेरे को कंप्लीट इंटरेस्ट में, जो मैं प्रायोरिटी जो कंप्लीटली मैंने नाबार्ड को ही बनाया, और 2 अटेम्प्ट, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली हो भी गया था। So I think this sounds little bit I could say somehow के थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि यार जो स्टूडेंट्स जनरली उस फील्ड में हैं, आपने बोला कि मुझे थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज में पता चला नाबार्ड में। हाँ सर। हाँ हाँ, नाबार्ड तो का सर वो जो पता जी, चला ना सर, जब मैं जेएनयू में गया, तो पहले तो जैसे नाबार्ड का थोड़ा बहुत आइडिया था, बट उतना मतलब कब वैकेंसी आता है, नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है, कितना वैकेंसी आता है, प्रोसेस क्या रहता है, कट ऑफ, ये सब उतना नहीं पता था। पब्लिक डोमेन में नाबार्ड का थोड़ा मतलब एग्जामिनेशन का अवेयरनेस अभी अभी मतलब ठीक ठाक है, बट मैं ये 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ। और तब मैंने ट्विटर में भी सर, एक कमल रॉय डीडीएम है मतलब नाबार्ड के, वो काफी सारे पोस्ट करते थे ट्विटर में, तो उनके हैंडल को भी मेरे को पता चला जब, तो मेरे को नाबार्ड का जो जॉब प्रोफाइल है वो और अच्छे से मेरे को पता चला, क्योंकि वो अपना जो काम करते थे वो ट्विटर में पोस्ट करते थे। और बाकी जेएनयू में जैसे मेरा ग्रेजुएशन जब करता था, तब नाबार्ड रिलेटेड कोई ऐसे फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन नहीं करते थे। जेएनयू में गया तो सीनियर्स का भी वो एक गाइडेंस मिला, और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आरबीआई नाबार्ड इन सब का प्रिपरेशन करते थे। तब जाकर मेरे को नाबार्ड का एक सॉलिड आइडिया आया आया था। और जब मैंने एग्जाम पैटर्न को देखा, उसका सिलेबस को देखा, तो मेरे को लगा इसका आधा तो मैं पढ़ चुका हूँ। इकोनॉमिक्स भी पढ़ चुका था ये यूपीएससी से, और सॉयल साइंस, और ये जो हाइड्रोजियो मतलब वाटर रिलेटेड जो है हाइड्रोलॉजी, और हमारा क्लाइमेट चेंज, ये सब मैंने पढ़ चुका था। तो मेरे को लगा ये तो जल्दी भी हो सकता है। तो जब मेरे को ऐसे जून या जुलाई में रिजल्ट आया था सेकंड अटेम्प्ट का यूपीएससी का, और नाबार्ड का वैकेंसी आया था लगभग सितंबर में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तभी से ही मैंने, सितंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था नाबार्ड का, तो मेरा का कॉन्फिडेंस भी आ गया था सर। ठीक है। जैसे आपने हाँ। बोला कि जब आपने स्विच किया हाँ। यूपीएससी से नाबार्ड की तरफ, और आपने बोला मैंने काफी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक हाँ। है, हाँ। और हाँ। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, जब हम थोड़ा सा इसको बात करें कि यार जब हम जनरली नाबार्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार एआरडी एग्रीकल्चर में बात करो तो वहां पे भी कहीं ना, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है एआरडी का भी, हाँ। हाँ। तो हाँ कुछ सर। पार्ट ही जनरली कवर होता है, कुछ पार्ट नहीं कवर हाँ। होता। तो आपका जब आपने स्विच ऑन किया तो आपका हम्म। प्राइम फोकस क्या था, कि आपने कौन से टॉपिक्स को पिक किया विद रिस्पेक्ट टू हाँ। एग्रीकल्चर, और सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू जो आपने यूपीएससी में तैयारी की हुई थी, वहां हम्म। पे आपको क्या लगा कि इनसे कौन से टॉपिक है जिसमें आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लगा कि यार प्रीलिम्स तक तो मेरा एक फाउंडेशन बन चुका है कि मैं हाँ निकाल सर। लूंगा इसको? सर जैसे आपने बोला सर, बिल्कुल सही बोला कि मेरा जैसे एआरडी वो उतना जनरलिस्ट नहीं था, जैसे इकोनॉमिक्स ये सब हो गया। तो सर जैसे हम अगर फेज वाइज अगर बात करें, तो फेज वन में जो सर आता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, और एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, तो ईएसआई तो मेरा ये मेरिट सेक्शन का बोल रहा हूँ। और जनरल अवेयरनेस, तो मेरा जनरल अवेयरनेस भी ठीक था।
और ईएसआई भी ठीक ठाक मेरे को, जो मतलब एक पास्ट ईयर पेपर से भी मैं जो और वीडियोस भी यूट्यूब में जो अपलोड होते थे मैं सॉल्व करता था। इवन आपके चैनल्स पे भी बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कशन होते थे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था। बट एआरडी में सर मेरे को लगा कि थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि उतना जनरल नॉलेज नहीं पूछते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। और यूपीएससी में भी वो कॉमन नहीं था। तो एआरडी का भी जो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखा था, जो मेरा बैचलर्स और मास्टर्स के सब्जेक्ट्स के इंक्लिनेशन पे था। और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री मेरे लिए बिल्कुल नया था, हॉर्टिकल्चर मेरे लिए बिल्कुल नया था। और ये सब्जेक्ट्स में थोड़ा मतलब फैक्चुअल चीजें भी बहुत चीजें होता है जो याद रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी सर जैसे मैंने पब्लिक डोमेन का बहुत यूटिलाइज किया, जैसे यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम में भी बहुत सारे मटेरियल सर्कुलेट होते थे, उसका भी यूटिलाइज किया। और गूगल विकिपीडिया सब, मतलब मेरा ना इस बार का भी वैकेंसी थोड़ा कम था, तो थोड़ा जैसे फोमो में सब कुछ पढ़ लेता था कि अच्छा ये भी पढ़ लिया वो भी। थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता था बिल्कुल, जो मेरा मेरा जो नीड था उसके हिसाब से ही पढ़ता था, बट ट्राई करता था कि ज्यादातर रिसोर्सेज को कवर कर लूं। तो यूट्यूब गूगल में भी बहुत सारा सर्च करता था, जैसे ब्रीड आते थे एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर हॉर्टिकल्चर में भी जो साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ता था, उनका फीचर्स होता था, क्लाइमेटिक फीचर्स हो गया, कहाँ ये सब पाए जाते हैं, तो उस सब को मैं जैसे ग्राफिक्स यूज करके भी जो गूगल का विकिपीडिया का सबको इमेज वीडियो ये सब देख के याद करने के लिए कोशिश करता। तो एआरडी में भी कुछ सब्जेक्ट थे जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उसको मेरा ज्यादा प्रायोरिटी था सर। नहीं, एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज जनरली ना हम लोग, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि जो सर एनवायरमेंटल साइंस है या फिर एग्रीकल्चर पढ़ के हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बट आई थिंक दैट्स अ हाँ, वेरी गुड थिंग यू हैव सेड कि मिलता है, बट कुछ सर्टेन लेवल तक, ऐसा थोड़ा नहीं बहुत कि मिलता, हाँ सर हाँ। और जैसे यूपीएससी में जो आता है सर, उनका एक पैटर्न अलग है, नाबार्ड का पैटर्न अलग है। इनफैक्ट फेज वन में, ये तो मैं मेरिट का बात किया, और जो नॉन मेरिट सेक्शन होता है 100 मार्क्स का, उसमें भी जो रीजनिंग, क्वांट, जीके, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, डिसीजन मेकिंग, तो इन सब में भी जैसे मेरा रीजनिंग और क्वांट क्वांट में भी ठीक ठाक कॉन्फिडेंस था। हालांकि इस बार रीजनिंग भी काफी टफ पूछ लिए थे, तो वो मतलब ठीक ठाक हो गया टाइम, क्योंकि मतलब ठीक ठाक मेरे को मिल गया था। बट जैसे डिसीजन मेकिंग, उसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड कोई चीज में है तो नाबार्ड में बिल्कुल ना पढ़े हुए बैठ जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं सर। बिल्कुल उसके लिए भी, इनफैक्ट नॉन मेरिट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके लिए भी मतलब मेरे को एक पीडीएफ कोई फ्रेंड ने शेयर किया था, 60 पेजेस या 70 का होता था, तो उसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा था। कंप्यूटर अवेयरनेस उसमें कट ऑफ क्लियर हो गया था। और इस जैसे नॉन मेरिट में इतना मैंने प्रायोरिटी नहीं दिया था, क्योंकि उसका जो कट ऑफ बस सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करना होता है, बट फेज टू के लिए फाइनल मेरिट में वो कैलकुलेट नहीं होता। तो मैंने सोचा था कि ऐसे जो कॉन्सोलिडेटेड थोड़ा बहुत मटेरियल कोई सीनियर से पूछ लिया या फिर फ्रेंड से पूछ लिया, तो ऐसे करके जितना जरूरी था उतना पढ़ लिया था फिर जो नॉन मेरिट सेक्शन के लिए। तो उसमें भी थोड़ा बहुत एफर्ट तो देना पड़ता है सर। ठीक है। और अब जैसे आपने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट इनटू द इंटरव्यू और इंटरव्यू में इंटरव्यू। नहीं होना, तो एक काइंड ऑफ मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके साथ। काफी एक जैसे होता है ना, टॉपर्स में ये थे और काफी एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं शुरू से अपनी लाइफ में भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनरली लोग उस दिन बहुत सैड होते हैं, मायूस होते हैं कि यार नहीं हाँ हुआ। सर। आपकी हाँ स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्या मायूस तो थे, बट जो आपका आसपास का जो एक सराउंडिंग थी, वहां पे वो हाँ एक सेलिब्रेशन मनाएगी आपके साथ। बिल्कुल सर, हाँ सर। सर तो मैं जैसे चाहूंगा मेरा आप स्टूडेंट्स को रिजल्ट उसके आया बारे में सर। बताइए। बिल्कुल सर। सर मेरा जैसे फेज टू बहुत अच्छा गया था, और इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट मैं मेरे को लग रहा था ठीक ठाक एवरेज मार्क्स आ जाएगा। और मेरे को थोड़ा, हाँ, इंटरव्यू के दिन मैं मेरे को लगा कि और अच्छा कर सकता हूँ, बट फिर भी एक होप था कि फाइनल लिस्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि फेज टू में ऑब्जेक्टिव तब बहुत टफ आया था और मेरा 40 के आसपास टच कर रहा था जो ऐसे कैलकुलेशन से। तो जिस दिन रिजल्ट आया सर, तो अराउंड 5 इवनिंग को आया था, 5 PM को आया था। तो रिजल्ट देखा तो मेरा लिस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं था। तो मैंने डायरेक्ट जेएनयू में, तब कैंपस में हॉस्टल में बैठा था। उस दिन का सब क्लासेस वगैरह भी चल रहा था, बट मैं तब अटेंड नहीं कर रहा था, ऐसे मैं हॉस्टल में रह गया था। और सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, और जैसे स्पेशल थिंग अभी भी मैं उनका नाम लेना चाहूँ, अंकुर भाई। तो उन्होंने डायरेक्ट दौड़ते दौड़ते मेरे रूम को आया, और उन्होंने बोला ठीक है यार, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो है, और मतलब होना नहीं होना तो अलग चीज है, बट तुम्हारे एफर्ट के लिए हम चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे को ले गए, जेएनयू में एक ढाबा कल्चर है सर, बहुत सारी जगह में ढाबा रहता है जेएनयू का हॉस्टल्स के आगे। तो मेरे को ढाबा ढाबा के आगे ले गए, और मेरे को बोला कि तुमने जो एफर्ट डाला था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू जाना भी कोई छोटी बात नहीं होता है। तो इंटरव्यू तक गए, और तब मार्क्स रिलीज नहीं हुआ था, तो सब बोल रहे थे हाँ कुछ मार्क्स के लिए ही मतलब रह गए होगे। तो इतना भी एक बड़ा अचीवमेंट है, तो सबने मेरे एफर्ट्स को सेलिब्रेट किया, और उन्होंने एक पार्टी थ्रो किया था सर। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्ट गुड हाँ, थिंग तो टू से, फ्रेंड्स बिकॉज बहुत सपोर्टिव थे सर। हाँ। अरे ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बोली है कि
जब वो एक काइंड ऑफ जहाँ पे हम इसको डिमोटी एक अपना लो पॉइंट मानते हैं, हाँ वो लो हाँ सर। पॉइंट भी आई थिंक आपको आपके फ्रेंड सर्कल ने इस हिसाब से वो पॉजिटिव कर दिया कि आई थिंक हाँ शायद हाँ तभी हाँ। आपने जब इस एग्जाम को इस बार दिया तो आपका वो एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज्यादा जी सर। हाँ एक्सेल कर मतलब गया। थोड़ा बुरा तो ऑब्वियसली लगता है सर, बट फ्रेंड्स हैं और इनफैक्ट फैमिली में भी हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे को दिया है कि जैसे कभी ऐसे प्रेशर नहीं डाला कि ये एग्जाम तो इस साल निकालना ही है, मतलब ठीक है अपना बेस्ट देते रहो, होना ना होना तो मतलब अब बहुत सारे इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो कभी मैं प्रेशराइज जैसे फील नहीं हुआ विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड्स सर्कल और ना तो फैमिली में। तो वो एक मेरे लिए हमेशा एक पॉजिटिव मोटिवेशन के ओर से काम कर रहा था सर। और सेकंड अटेम्प्ट में जब दिया तब भी मतलब इस बार और वैकेंसी कम, मतलब 50 वैकेंसी और कम हो गए थे। तो फिर भी एक कॉन्फिडेंस था, ठीक है पिछले बार इंटरव्यू तक गए हैं, इस बार कोशिश करेंगे तो फाइनल में आ जाएंगे, बट ऐसे प्रेशराइज होकर कभी नहीं दिया। और इसलिए ही शायद मतलब काफी जो भी स्टेज हुआ है इस बार, जो इंटरव्यू स्टेज में भी जो भी एफर्ट डाला था वो शायद फ्रूटफुल रहा होगा सर। मार्क्स तो अभी भी नहीं आए बट इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क आया होगा ऑब्वियस। सिद्धांत, जैसे आपने बोला कि मैं एक मुझे था कि मैंने इंटरव्यू तक तो गया, अब मुझे उससे एक स्टेप आगे जाना है, तो मैं जानना चाहना चाहूँ जब आप हाँ 23 से 24 पे आए, जब आपने इस हाँ साल सर। की तैयारी की और आपने बोला कि मेरा प्राइम फोकस अब नाबार्ड ही हो चुका था कि मुझे नाबार्ड। हाँ इसी को ही बस अब निकालना है, मतलब होता है ना कि जिद यस हो सर। जाते कि मुझे हाँ निकालना है। सर। हाँ तो आपने बिल्कुल। 23 से ऐसी कौन सी लर्निंग, बिकॉज आप इंटरव्यू तक गए थे, और हाँ देखो हाँ क्या होता है जब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम प्रीलिम्स मेंस को तो ऐसे ले लेते हैं ना कि यार ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाँ बहुत हाँ बच्चे के साथ ये होता है, क्योंकि हम, मैं नहीं कहता ओवर कॉन्फिडेंट है, बट एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पिछली बार भी निकाला है हाँ। तो इस बार भी निकाल ही लूंगा, इसको ऐसा तो कुछ नहीं है, और पिछली बार का पेपर मुश्किल भी था तो यार ये भी अगर मुश्किल आया तो मैं निकाल लूंगा। इस साल हाँ पेपर का लेवल अलग आया। अलग था स्पेसिफिकली सर। अगर हाँ मैं मेरिट सेक्शंस की बात करूं, जैसे आपने बोला, तो मेरिट हाँ सर में काफी टफ आ गया। काफी चीजों मतलब एसआई नॉर्मल था, एआरडी नॉर्मल था, बट जीए तो मतलब होश ही उड़ा दिया उन्होंने सबके बिल्कुल कि सर। क्या ही हाँ पूछ लिया उन्होंने, है हाँ ना। तो मैं जानना बहुत ही चाहता टफ हूँ कि आया सर 23 जी। से 24 में जब आप आए, आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंपोनेंट, और कौन सी ऐसी चीजों पे आपने एक लिस्ट बनाई थी कि यार ये चीजें मेरी स्ट्रांग है, ये चीजें मेरी वीक, और इस पे मुझे काम करना है। हाँ सर। सर जैसे आपने बोला कि जो पिछले बार मैंने इंटरव्यू तक गया था तो फेज 1 फेज 2 में थोड़ा कॉन्फिडेंट रह जाते हैं, बट सर हम्म। मैंने ये मेरे को पहले से था कि नाबार्ड का सर ऐसे एक तो बहुत कम वैकेंसी होता है तो उसमें रिस्क लेना बिल्कुल भी मतलब चांस ही नहीं है। और दूसरा मैं इनका जैसे पैटर्न भी ठीक ठाक एक तो रहता है पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न, बट क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स भी ऑफिशियली तो रिलीज नहीं होते हैं, तो हमें पता नहीं कि एक एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो मैंने कभी मतलब फेज 1 से ही मैं डेडिकेटेडली इस बार भी प्रिपेयर कर रहा था, ऐसे मतलब हल्के से नहीं लिया था। और फेज 1 का भी रेगुलेटरी बड़ी, सिर्फ नाबार्ड का नहीं था, आरबीआई में कभी जीए टफ आ जाता है, कभी रीजनिंग बहुत हार्ड हो जाता है, कभी इंग्लिश का बहुत लेंथी हो जाता है, तो ये मेरे को पता था कि कभी भी पैटर्न जो चेंज हो सकता है। तो मैंने फेज 1 से ही डेडिकेटली प्रिपेयर किया था। और इस बार जैसे फेज 1 में नॉन मेरिट में सर रीजनिंग भी ठीक ठाक टॉप आ गया था, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और सर जैसे आपने बोला सबसे ज्यादा टफ आया था जनरल अवेयरनेस सर, मेरे अभी भी मेरे को याद है हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन मेरा सही हुआ होगा 20 में से। और मेरे को जैसे लगा इस बार ये मेरा माइंड में जब एग्जाम हॉल में था तब मेरे को ये लगा कि सर इस बार टॉप आया तो मेरे लिए नहीं सबके लिए आया होगा, क्योंकि मैं इतना तो प्रैक्टिस कर लिया था ठीक, मतलब एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था, तो मेरा एक कॉन्फिडेंट था कि ये सभी के लिए ही टॉप आया होगा। तो मैंने नेगेटिव मार्किंग को सर बिल्कुल मिनिमाइज किया था, मैं जितना आता था उतना ही किया, पर्टिकुलरली जीए सेक्शन में, क्योंकि रेंडमली अगर लगा देंगे और नेगेटिव में चला गया तो मतलब कुछ भी हो सकता है, तो जो सर्टन था वही किया। एक दो शायद लगाया होगा जो जो इंटेलेक्चुअल जो गैसिंग बोलते हैं उस हिसाब से, बाकी सब जो सर्टन था उसमें ही लगा था। और इस बार जीए में भी सर जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो रेगुलेशन के बारे में पूछ लिया हम्म। था, और जो नॉर्मल नाबार्ड का जो ट्रेंड था उससे हटके मतलब फाइनेंस बैकग्राउंड से बहुत क्वेश्चन आ गया था। तो वो तो सर बट प्रेडिक्टेबल रहता है, क्योंकि रेगुलेटर बेस में ऐसे मतलब हमेशा एक सेम पैटर्न फॉलो होगा ऐसा मतलब मैंने सोच के भी नहीं गया था, तो नेगेटिव मार्क को मिनिमाइज किया तो उसी में सर में भी हेल्पफुल हुआ होगा वो। ठीक है। और अगर जैसे आपने बोला कि मैंने जब इस बार जब आपने फेस हो, इस बार फेस टू का पेपर भी थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली टफर था पिछली बार से, हाँ ऑब्जेक्टिव सर। वाला हाँ पेपर, पिछली बार का ऑब्जेक्टिव। हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर वाज अगेन ऑन अ डुएबल लाइन, बट इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जैसे आई थिंक एमजी नरेगा पे क्वेश्चन आया था, बहुत ही इन डेप्थ सवाल आया था, हाँ सर। जो और एक कि, जो पीएम जनमन में भी एक क्वेश्चन आया था हाँ वो जी। लेंथी भी था, और जो डैश फिलिंग जो होता है ना उसमें भी बहुत मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो फिर आपने उन चीजों को कैसे हैंडल किया? हाँ
सर सर जैसे और फेज टू में सर, और ये मैं बताना चाहूंगा सर, इंग्लिश में भी ना इस बार थोड़ा ट्रेंड थोड़ा मुझे अलग लगा सर। मैं पिछले बार भी दिया था, तो पिछले बार इंग्लिश में भी मतलब टफ तो था, बट इस बार ना जो ऐसे राइटिंग था, ऐसे का टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा टफ थे। मतलब ऐसे नॉर्मल एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट से नहीं थे, और जो थे भी वो ऐसे किसी का एक कोटेशन दे दिया था, उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर एक जैसे बहुत जेनरलिस्ट व्यू पॉइंट नहीं आ रहा था, एक स्पेसिफिक चीज में ऐसे लिखने के लिए बोल दिए थे। तो वो एक मेरे को डिफरेंट लगा सर। और जैसे आपने बताया सर ऑब्जेक्टिव में कि वहाँ पे भी थोड़ा इस बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, तो मेरा जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत सही रहता था मेरा फेज टू में। जो 30 क्वेश्चंस जो आते थे ऑब्जेक्टिव का, और बाकी तो डेस्क्रिप्टिव होता था, तो मैं वो ऑब्जेक्टिव जब तक फिनिश नहीं हो जाता उसका टाइम, तब तक डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट नहीं होता है। तो मेरे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो तब मैं जो कुछ क्वेश्चंस लेंथी आ गए थे तो वो मेरा उसमें टैकल हो गया। और जो क्वेश्चन में जैसे बहुत टेक्निकल पूछा गया था, उसमें भी मैं वही सेम लॉजिक लगाया कि जो मेरे को आता है वो लगाऊंगा, या फिर थोड़ा बहुत जो इंटेलेक्चुअल गैसिंग थोड़ा बहुत अगर कहीं से रिलेट हो पा रहा है तभी, नहीं तो छोड़ जाता। बट स्टिल मेरा इस बार भी 30+ मतलब स्कोर तो बन ही रहा था। ऑफिशियल मार्कशीट नहीं आया सर, बट टाइम जो मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया था, उसी में इस चीज को हैंडल करने के लिए मेरा आसान हो गया सर। अब सिद्धार्थ, यहाँ से हमने देखो, आपने फेज वन की जर्नी बताई, फेज टू की हाँ जर्नी सर। बताई, बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी। आप हाँ हमारे क्योंकि जहाँ पे फियर आपका शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, बिल्कुल बिकॉज सर, पिछली बहुत बार भी सर। आप इंटरव्यू में थे, वो हाँ अच्छा हाँ नहीं हुआ और आपका रैंक नहीं आया। आपका हाँ फेज वन सर। फेज टू इस बार भी क्लियर हुआ, पर जब इस बार आप इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपने हम्म। प्रेपरेशन स्टार्ट की, ठीक हाँ है, सर। और आप हमारे ऑब्वियसली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ भी हाँ जुड़े थे, तो जब आपने वहां पे ऑब्वियसली डैफ में लिखा होगा कि मैंने शायद ये एग्जाम एक बार पहले भी इंटरव्यू हाँ दिया सर। हुआ है, हाँ तो हाँ सर। आपको वहां पे कौन सी चीजों के लिए आप मतलब, एक होता है ना कि सर ये कुछ मेरे मन के डाउट्स होते हैं, जो मुझे हम्म। होता है कि मैं इसलिए इंटरव्यू, ताकि मेरे को डाउट्स रिजॉल्व हो सके, ठीक है। हाँ तो सर। कौन से आपके मन में, पहले मुझे बताओ कौन से ऐसे फियर या डाउट्स थे कि यार पिछली हम्म। बार दिया तो यहाँ पे गलती हुई है, अब वो नहीं बिल्कुल करनी, सर। तो हाँ कुछ सर। लिखा हुआ था ऐसा अपने पास? हाँ सर बिल्कुल सर, मैंने एनालाइज किया था जो पास्ट मेरा अटेम्प्ट था। तो मैं तो 3-4 पॉइंट्स में जैसे एनालाइज किया था। एक तो कंटेंट, पिछले बार कंटेंट भी मेरा थोड़ा बहुत लैक तो था। मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें मेरा आंसर नहीं दे पाया था। तो नाबार्ड को और थॉरोली मैंने पढ़ा था, तो कंटेंट में ये हुआ सर, थोड़ा लैक हो रहा था पिछले बार। और जो रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी मेरे को, उसमें भी थोड़ा कुछ पॉइंट्स में जिसमें मेरा डाउट था वो सॉल्व किया पहले। और सेकंड में सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल, पिछले बार मैं बहुत स्पीड में बोलता था। मतलब इंग्लिश इंग्लिश भी उतना सही नहीं था। और मैंने ये जैसे इंग्लिश चूज किया था, बट उसमें एक इंटरव्यू लेवल का कॉन्फिडेंस था कि हाँ जैसे टेक्निकल टर्म्स में यूज कर सकता था। बट मेरा जो फ्लो था, फ्लुएंसी था, वो उतना सही नहीं था। तो इस बार मैंने एडुटैप का इंटरव्यू गाइडेंस भी ज्वाइन किया था, और तनुश्री मैम ने पर्सनलाइज जो मेंटरशिप भी एक कॉल किए थे मेरे को, तो उसमें हम ये सब डिस्कस किए थे। और सर जैसे मेरे को बोला गया था मिरर के आगे खड़े होकर आप बात करो, ताकि आपका फ्लुएंसी थोड़ा स्पीड कम जाए। मतलब हमें पता तो नहीं लगता जब हम बात करते हैं कि हाँ सब सही जा रहा है, बट एक्चुअली जब बाद में उसको सुनते हैं तो लगता है कि हाँ नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो मे भी जो लिसनर है उनको मे भी थोड़ा इशू हो रहा होगा। तो मैंने इस बार मिरर प्रैक्टिस भी किया था सर। और आपके मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था, तो तब भी मैंने ये चीज जो पैनल थे उनको भी बताया था, बट उन्होंने बोला था कि इस बार आपका सही है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल का जो फ्लुएंसी बोल रहे थे वो ठीक ठाक है। और कंटेंट भी इस बार मैंने जैसे पिछले बार पीएलपी और स्टेट फोकस पेपर ये सब मैंने पीएलपी का सिर्फ समरी पढ़ के चला गया था। मतलब वो भी फोमो ना हो इसलिए पिछले बार। इस बार पीएलपी और स्टेट फोकस पेपर को पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक जो भी रिलेवेंट था वो पढ़ा था। क्योंकि सर सब बोलते हैं कि फेज वन हो गया, फेज टू हो गया, और उसके बाद मतलब इंटरव्यू में से सिर्फ 50 मार्क का है, और फेज टू जिनका अच्छा हो गया है उनको रिलैक्स रहना चाहिए। बट सर मेरे को लगता है कि इंटरव्यू स्टेज सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन और आउट इंटरव्यू ही कर सकता है। क्योंकि सर मेरा पिछले बार था मार्क्स 35 था इंटरव्यू में, और जो एवरेज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका 45+ था, और मेरा 4.65 मार्क्स से रुका था। तो मैं इंटरव्यू में ही 10 मार्क का गैप मेरा हो गया। तो इंटरव्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी सर मतलब रिलैक्स होकर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सबसे ज्यादा सीरियस मेरे को तो लगता है इंटरव्यू है। इवन फेज टू से भी ज्यादा सीरियस इंटरव्यू को देना चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा लास्ट अटेम्प्ट के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है सर। इंटरव्यू क्योंकि नाबार्ड सर 4 स्टेज में करता है, एक साइकोमेट्रिक भी आपको ऑफलाइन जाकर देना पड़ता है, प्रीलिम मेन साइकोमेट्रिक और इंटरव्यू। तो 4 स्टेज के बाद जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए इंटरव्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल, कंटेंट, ये सबको भी मतलब ठीक ठाक ध्यान देना चाहिए सर। सिर्फ कंटेंट हो जाएगा तो नहीं, कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज को भी हम रखेंगे।
मतलब ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, जो स्पीड है अपना स्पीकिंग का, ये सब को भी इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। ठीक है। और जैसा आपने बोला कि आपको तनुश्री मैम ने हेल्प किया कि हाँ ये सर। चीज़ों पे काम कीजिए, पर जब हाँ आपने मॉक इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपने सर को हाँ हाँ बताया भी कि सर मेरा ये वीकनेस है जो मैंने पिछली बार शायद हाँ मैं इसी कारण, मेरे को लग रहा है मैं इसी कारण रह चुका हूँ, बट हाँ सर, कोई मेरा ऐसा भी सेल्फ एडिशनल पॉइंट, एनालिसिस था। हाँ कोई ऐसा एडिशनल पॉइंट सर ने आपको बताया कि यार सिद्धांत आप ना हाँ इन दो तीन चीज़ों पे और फोकस करो, और वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट की, हाँ कि सर। आपको लगा कि सर हाँ जैसे यार मेरा ये ना मेरे को, हाँ। मेरा जैसे कम्युनिकेशन स्किल का मैंने सर को बताया, तो सर ने, हाँ सर ने भी बोला कि आपका इस बार का जो फास्ट जो बोल रहे थे वो उतना फास्ट नहीं, ठीक ठाक है, बट आपका आई मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मैं जब सर के साथ बात कर रहा था, तो जैसे ऊपर नीचे ऐसे बहुत देख रहा था, तो सर ने ये सब भी बोला कि आप थोड़ा स्टिल रहिए, मतलब आई मूवमेंट ज्यादा नहीं कीजिए, हेड मूवमेंट ज्यादा नहीं करिए, क्योंकि वो थोड़ा ना जैसे एक इंटरव्यू जो माहौल को खराब कर देता है, मतलब एक रेस्टलेसनेस को दिखाता है वो। तो सर ने बोला था कि आप जितना पीसफुल का ये एक जो सिंबल है कि शांत रहकर मतलब देना है, आई कांटेक्ट करना है, बीच बीच में ऑब्वियसली साइड पैनल्स को भी देखना है, बट जिनके साथ बात हो रहा है उनका मेन आई कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए हमेशा। और सर जो दूसरा पॉइंट मेरा, जो मैंने नाबार्ड का तो ठीक ठाक पढ़ लिया था इस बार, जो पिछले बार मेरा लेकुना था, बट इस बार सर जो मेरा जियोलॉजी को मैं इतना नहीं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था मैं तो जनरलिस्ट में दे रहा हूँ, तो जियोलॉजी कौन ही पूछेगा, तो सर ने मेरे को वाटर सेड का क्वेश्चन पूछ लिया था जो आपके मॉक इंटरव्यू में, और मैं बता दिया, बट बहुत जनरलिस्ट वे में बताया, तो सर ने बोला आप तो स्पेशलिस्ट, आप तो जियोलॉजिस्ट हो, और आप वाटर सेट डेवलपमेंट, जैसे नाबार्ड का भी एक फंड है वाटर सेट हम्म। डेवलपमेंट फंड, तो नाबार्ड इसमें कितना काम कर रहा है और आपको वाटर सेट पता नहीं अच्छे से। तो वो सब मैंने जाकर फिर से देखा, और थोड़ा जैसे ना एक स्पेशलाइज्ड वे में बोलने की कोशिश किया, तो उसका भी मैंने मिरर प्रैक्टिस किया था, और सर लकीली मेरा फाइनल इंटरव्यू में वाटर सेट के बारे में भी आ गया, और उसमें मैं तीन चार ऐसे टर्म डाला था, और चेयर पर्सन वो क्वेश्चन मेरे को पूछे थे, तो बहुत इंप्रेस हो गए जो टर्म मैंने डाला था बहुत वाटर सेट में। और मैंने यूट्यूब में भी कुछ देखा था, और पूरा जैसे सिर्फ वाटर सेट का सिर्फ आइडिया नहीं बताता, बिल्कुल कैसे बनाते हैं एक वाटर सेट को, डेवलप कैसे किया जाता है, वो सब एक कॉम्प्रहेंसिवली बता दिया था। तो मैम भी बहुत खुश हो गया, तो जो फाइनल इंटरव्यू में जो नाबार्ड का। तो जैसे आपने बोला कि इस बार, और जब आप इस बार बाहर आए हाँ इंटरव्यू से, सर। जैसे आपने बोला हाँ पिछली बार मुझे लग गया था कि सर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं थोड़ा, गया, हाँ इतना है ना, बिलो एवरेज, हाँ सर। इस बार आपने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जो बहुत बच्चों को इनसे सीखनी है, कि इन्होंने अपने हर स्टेज में अपने एक एनालिसिस किया है कि फेज वन हाँ फेज टू सर। अच्छा है, हाँ बट वहां पे किया, और इंटरव्यू में बहुत अच्छा है, इन्होंने बोला मैंने 3 पॉइंट्स खुद लिखे, मैंने आगे से पूछा कि सर ये हाँ मुझे लग रहा है मैंने पिछले बार गलती की थी, उस पर मैंने वर्क किया है, क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ सर। और एक चीज और बहुत अच्छी इनसे आपको सीखनी चाहिए कि मतलब वो जो नर्वसनेस होती है कि हाँ यार वो अगर कोई चीज हो गई, मतलब अपना खुद का सब्जेक्ट था तो वहां पे छोड़ दिया कि नहीं यार ये तो आता ही होगा, तो वो नहीं हाँ कर सर। सकते, ठीक है ना। तो आपके इंटरव्यू में जब आप गए फाइनली, तो कोई ऐसा हम्म स्टेज था जब आपको वहां पे जाके लग गया अपने माइंड में कि यार इस हम्म। बार हो जाएगा, मतलब होता है ना, हाँ इंस्टिंक्ट सर आता है। मेरा, सर जैसे तीन पैनल मेंबर्स थे नाबार्ड में, और फर्स्ट भी मेरा अच्छा गया जो चेयरपर्सन पूछे थे, सेकंड में भी अच्छा गया, और सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके मॉक इंटरव्यू के दौरान सर मेरे को बताया गया था कि आप लोकल एग्जांपल्स दीजिएगा आपके आंसर्स पे। तो मेरे को थर्ड मेंबर जो थे वो एक्स सीजीएम थे, नाबार्ड के ही रिटायर्ड सीजीएम थे, तो उन्होंने पूछा था एसएचजी के बारे में कि आपके एरिया में क्या, मतलब एसएचजी का स्टाटस बताओ। तो मैंने लोकल एग्जांपल्स जो मैंने अपना जो पीएलपी से पढ़ा था, और मैंने खुद से भी ढूंढा था ऐसे गूगल में, वो मैंने बताया, तब उनका जो स्माइल देख के मेरे को लगा ये तो इंटरव्यू मेरे फेवर में ही जा रहा है। और वो बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन, फॉलोअप क्वेश्चन पूछे थे, सबका आंसर मैंने सही से दे दिया। तो जब मैं गेट से निकला तो मेरे को, मतलब 100% तो कभी बोल नहीं सकते, बट हम्म। पिछले साल से तो काफी इंप्रूवमेंट था, और मेरा फेज टू इस बार भी मतलब सही गया था, और ऑब्जेक्टिव में सब बोल रहे थे कि बहुत टफ था, बट मेरा 35+ भी आया होगा, मतलब मार्कशीट अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, बट ऐसे में जो मिलाया था ऑप्शंस, तो उसमें आया, तो मेरे को लगा इस बार तो मतलब बहुत बढ़िया चांस है कि हो जाना है। तो आकर जैसे मम्मी को फोन किया, तो बोला कि हाँ यार, बट वैकेंसी थोड़ा कम था, तो थोड़ा डर तो था, मतलब 100% सर्टेनिटी तो बिल्कुल रहता नहीं है, बट इस बार बहुत मतलब एक अंदर से आ रहा है, जो गट फीलिंग बोलते आ रहा था कि हाँ इस बार तो हो जाना चाहिए। ठीक है। और सिद्धांत, हाँ जैसे अब लास्ट में मैं आपसे बात करूं कि हमने आपकी पूरी जर्नी को समझा, बट जैसे आपने बोला कि आपने एडुटैप के यूट्यूब को बहुत हाँ सर। डेडिकेटेडली फॉलो किया था, ठीक हाँ है, सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ एज अ टीम, क्योंकि आपने फ्रीली हमसे बहुत कंटेंट पढ़ा है, तो आपने जी कैसे इस चीज को समराइज किया,
क्योंकि हाँ सर। कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो कैसे समराइज किया। और अगर कोई वही मैं बहुत बोलूँ कि आपके इंपॉर्टेंट कोई होता है। ऐसे फेवरेट फैकल्टी जिनको देख हाँ के आपको सर। लग रहा हो कि उनकी क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करते थे यूट्यूब पे भी, तो बिल्कुल अगर सर। आप उसके बारे सर में बताना चाहें। पूरे एडुटेप टीम को सर बहुत बड़ा मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, और उसमें स्पेशली सर आपको, आपका जो मैराथन सेशन आता था सर, मैं सिर्फ ये अटेम्प्ट में नहीं, पिछले अटेम्प्ट में भी देखता था। और इनफैक्ट उसको मैं तीन तीन चार चार बार देखता था, क्योंकि आपका जो सेशंस होते हैं, आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो मैराथन सेशन करते थे सर, उसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू करते थे, तो ज्यादा मतलब याद भी रह जाता था एक से नॉर्मल पढ़ाने में। और Q&A सेशन करने में सर वो थोड़ा ज्यादा मतलब याद रह जाता है। और बहुत मतलब आपका इतना कॉम्प्रहेंसिव रहता था कि उसमें सभी फैक्ट्स और सभी चीजें एक ही जगह में मिल जाता था। तो मेरे को तो एक सेशन में कभी याद ही नहीं रहता था, मतलब एक मेजोरिटी रह जाता था। तो मैं तीन तीन चार चार बार आपके सेशन को जो डाउनलोड करके भी, ऑफलाइन डाउनलोड करके ऐसे भी रैंडम देख लेता था बीच बीच में, क्योंकि सभी चीजें एक मतलब जैसे एक क्वेश्चन आपने किया तो उसमें आप जो सॉल्यूशन देते थे, उसमें भी सारी चीजें कवर हो जाता था। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका मतलब पढ़ाने का सर। और उसमें मैं जैसे तीन चार बार रिवीजन करने से वो माइंड में फिट हो जाता था। तो मेरे जब फेज टू में जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे हम बैठते थे, तो आपका वॉइस मेरे को मतलब गूंजता था कि हाँ ये तो सर ने बताया है, यही यही होगा। क्योंकि जो अगर प्रॉपरली भी अगर याद नहीं रहे ना, तो जैसे आप जैसे वीडियो देखा है, क्वेश्चन आंसर में आप जो कमेंट करने के लिए बोलते थे, तो जो गलत हो जाता है वही सबसे ज्यादा याद रहता है। तो मैंने बोला हाँ ये तो मेरा गलत होता, सर ने ये बताया था। तो जो क्वेश्चन आ जाता था वो ऑटोमेटिक एक माइंड में रिफ्लेक्स हो जाता था। तो उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपको भी। और पूरा एडुटेप टीम का जो, और एक मैं बोलूंगा, जो बूस्टर पीडीएफ देते हैं वो फ्री में अवेलेबल करते हैं आप लोग। तो उसमें सर एक समरी हो जाता है, क्योंकि हम नाबार्ड और पर्टिकुलरली मैं नाबार्ड का प्रिपरेशन 2 साल से किया है, मेरे को ये लगता है बहुत ज्यादा डेप्थ में फैक्ट और जो फैक्चुअल चीजें भी बहुत पूछा जाता है। पूरा परसेंटेज का जो नंबर है, या फिर बहुत सारे फैक्ट्स जो इकोनॉमिक्स का डाटा होगा, फैक्ट्स होगा, तो उसको याद रखने का सर आप लास्ट 6 महीने से भी पढ़ रहे होंगे, बट स्टिल आपको अगर एग्जाम के मतलब एक हफ्ते बिफोर अगर कोई समराइज नहीं हो पाता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको एग्जाम हॉल में उसको याद करना। तो आपका जो बूस्टर मटेरियल होते थे सर, वो समराइज और बहुत कंसोलिडेटेड वे में उसको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उसको जो पढ़ने में इजीली मतलब रिमेम्बर भी हो जाता था। तो सर वो मैं पढ़ के जाता, मेरा भी सेपरेट नोट्स था, जो आपकी वीडियोस देखता था उसका भी सर मैंने नोट्स बनाए रखा था। और जो आप फेज टू के दौरान भी सर कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते थे, जो इवन डेस्क्रिप्टिव के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी मैम जो आते थे, तनुश्री मैम आते थे, और बाकी सारे फैकल्टी भी आते थे। तो मैं खुद का भी नोट्स था, बट आपका जो बूस्टर पीडीएफ सर बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फ्रॉम द थैंक यू बॉटम सर। ऑफ माई हार्ट, बिकॉज मतलब हमें बहुत मतलब एज आई थिंक हमें बहुत खुशी होती है कि जब आप फ्री सोर्स को एक अच्छे तरह से और एक आप मन लगा के पढ़ते हैं, हाँ क्योंकि सर, जैसे कंटेंट में आपका आपसे वीडियो हाँ। जब आप जो सेशन लेते थे सर, तो मैं कमेंट भी बहुत करता था। तो मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो एडुटेक को मैंने मेल लिखा था, तब आपके नाम ही मैंने मेंशन किया था कि गुरकिरत सर का सेशन तो कभी मिस ही नहीं। और उनके जो, और पीआई भी सर मेरा, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना भास्ट है सर, मतलब कहाँ से पढ़े क्या, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे फैक्चुअल एआरडी ये सब, उससे करंट अफेयर्स इतना नहीं आता। और वो जो स्टैटिक मटेरियल वो मिल जाता है और वो इजीली हो भी जाता है। बट आप सर पीआईबी का इतना अच्छे से कवरेज करते हो। तो मैंने मेल भी लिखा था उसी रिगार्डिंग सर, कि पीआईबी के इतना कंसोलिडेटेड वे में सर बहुत मतलब बहुत एफर्ट लगता होगा, बट स्टूडेंट्स के लिए सर बहुत बहुत ही हेल्पफुल होता है सर। आई थिंक मतलब अब तो मुझे अपने आई एम फीलिंग ब्लश कि यार अगर इतना ज्यादा हमने आपको हेल्प कर, सो वी आर आई एम रियली रियली, थैंक यू वेरी मच सर, आई कैन थैंक से यू। आई एम रियली प्राउड कि द थिंग दैट वी आर डूइंग, आई थिंक शायद हम लोग सही तरीके में ही पढ़ा रहे हैं, कि शायद आप बिल्कुल जैसे सर, बच्चे बिल्कुल। निकल भी रहे हैं। हाँ तो सर। सिद्धांत, मेरा आपसे एक चीज और थी, जैसे आपने बोला कि मैंने सेशंस को देखा, सब कुछ देखा, बट मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ हाँ इन सर। कंटेक्स्ट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज आपने सारी चीज यूट्यूब पे बहुत चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, और बहुत, हाँ सर, हाँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा बिल्कुल। पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जैसे हम अगर हम अपना भी बात करें तो कोई बार क्या होता है, स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बट वो एंड तक नहीं देख पाते, वो छोड़ हाँ देते हैं कि हाँ यार मजा नहीं आ रहा है या कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगने लग गया है। तो मैं हाँ। जानना चाहता हूँ कि अगर आप गाइड करें स्टूडेंट्स को जो फ्रीली भी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल उनके सर। दिमाग में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जब भी वो यूट्यूब को पिक करते हैं, बिकॉज हम्म। पढ़ाई मैं नहीं कहता कि आप कोर्स से पढ़िए, बट अगर आपके पास फ्रीली है, बट आपको चैनलाइज करनी आनी चाहिए अपनी एनर्जी, अगर आप हाँ गाइड करें सर। स्टूडेंट्स को उस चीज के ऊपर। हाँ सर, ये तो सर सबसे प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है यही सर, कि कंसोलिडेट कैसे करना है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में सर इतना ज्यादा मटेरियल है कि मतलब फ्लडिंग हो गया है पूरा मटेरियल्स और वीडियोस का। तो सर जैसे इसके लिए सर पहला चीज तो मैं ये बोलूंगा कि
मैं जो भी क्लासेस या फिर जो पीडीएफ पढ़ता था वो मैं टैबलेट से पढ़ता था। मेरा जो टैब है उसमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये सब कुछ इंस्टॉल है ही नहीं। तो पहला चीज तो सर ये, कभी अगर वीडियो देखें तो ऐसा नहीं कि कोई सो कर देख रहे हैं। एक उसके लिए तो पहले एक डेडिकेटेडली, मतलब जैसे मैं बैठूंगा और प्रॉपरली देखूँ, तभी जगह सर आपके भी सेशन 2-3 घंटा का भी रहता था, वो सर मैं सिंगल सिटिंग में देता था। क्योंकि अगर बीच बीच में ठीक है कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, बट ऐसे अगर आधा आधा घंटे के लिए देखेंगे तो सीरियसनेस नहीं है सर। उसके लिए मतलब पहले से ही हमें एक एनवायरनमेंट भी ऐसे बनाना है कि एक अच्छे से बैठ के बिल्कुल सब कुछ मतलब साइड में रख के सिर्फ वीडियो में ही मेरा जो इंटरेस्ट दूंगा, तभी जाकर ऐसे बड़े बड़े सेशन या फिर बाकी सारी चीजें भी उसमें कंसंट्रेशन ला पाएंगे। और दूसरी चीज सर, जैसे आपने बोला कि कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो जैसे वो पर्सनल, जैसे मेरा एडुटेप में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में था, तो मैंने और भी बाकी सारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स थे, तो मेरे को लगा नहीं, मैं पीआईबी का बाकी सारा भी देखा, बट मेरे को लगा कि नहीं, इस वीडियो से मेरा ज्यादा आउटपुट मेरे को मिल रहा है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, बट मेरे को आपको पढ़ाने का जो वे था वो मेरे को बहुत शानदार लगा। और कंटेंट भी मेरे को लगा कि हाँ, ये जो पैटर्न में पढ़ा रही हैं ये मेरा ज्यादा मेरे को यूजफुल हो रहा है। तो वो 2-3 वीडियो देखने से पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट किसको कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मेरे को लगा कि हाँ, इसमें मेरा ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो मैंने एक बार जब चूज कर लिया, तब मैंने उसको स्टिक होकर रहा। दो अटेम्प्ट हो गया सर। मैं एडुटेक का जैसे रेगुलर, बीच बीच में जो मेरा कंफ्यूजन भी होता था, तो आपका एआरडी में भी एक सीरीज चलता था जो कॉन्सेप्ट सीरीज, वो भी जो मेरा जिसमें मेरा गैप रहता था वो देख लेता था। तो मेरे को लगा कि जो सॉर्ट आउट करना ये पर्सनल है कि यार ये पता चल जाए, क्योंकि मेरे को ये चीज पता नहीं है, किसी को शायद वो चीज पता होगा ऑलरेडी। तो मेरे को जो वीडियोस है सभी में मतलब क्लिक ना करके जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, जिसमें मेरा गैप है उसको मैं देखता था। और जो कंटेंट वाइज भी बहुत 3-4 जो प्लेटफॉर्म को मतलब पहले ट्रायल करके मैंने एडुटैप को चूज किया था, क्योंकि मेरे को ये मेरा फिजिबल लगा मेरे को ज्यादा। तो ये सब पर्सनल ऐसे सॉर्ट आउट तो हो पाएगा, अपने अपने जो पोटेंशियल और अपने अपने जो ऑलरेडी कहाँ स्टैंड आउट करते हैं वो प्रिपरेशन का, उस हिसाब से। और सर तीसरी चीज जो डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी, जैसे मटेरियल्स भी इवन टेलीग्राम पे भी बहुत सारे, जैसे फ्री में भी बहुत अवेलेबल है, बट उसमें भी हमें पता चल जाता है मतलब एक 2-3 देखने के बाद किसका कंटेंट कितना मतलब जैसे, और इसको हम मिला सकते हैं पास्ट ईयर पेपर से भी, कि कुछ भी मतलब जैसे जनरल अवेयरनेस उसमें तो कुछ भी आ सकता है, बट हमें देखना पड़ेगा कि पास्ट ईयर पेपर से इनका जो कंटेंट है वो अलाइन है कि नहीं। मतलब पढ़ कुछ रहे होंगे और एग्जाम में कुछ आ रहा अलग आ रहा होगा, तो उसके लिए हम पास्ट ईयर पेपर्स पे भी मतलब देख सकते हैं और उसमें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अच्छा ये मेटेरियल मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद अगर आप एक दो मेटेरियल पे जब स्टिक हो गया, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बार बार बहुत मतलब इधर से भी मिल जा रहा है फ्री में, उधर से भी हो जा रहा है, तो वो नहीं, हाँ सीनियर्स होंगे कि कोई आपको जिनका मतलब बिल्कुल पता है कि हाँ ये मेरे को सही ही गाइड करेंगे, उनका तो ऑब्वियसली गाइडेंस लेना है। बट रेंडमली ऐसे कोई किसी ने कुछ बोल दिया या फिर कोई किसी का कमेंट पढ़ के, ऐसे नहीं, वो अपने खुद से ही डिसाइड करना होगा सर उसका। आई थिंक बहुत ही इन्होंने एक समराइज किया, और मैं बोलूंगा कि ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों, क्योंकि यार हम हाँ यूट्यूब को इतना अच्छा मीडियम है, इतने बेहतर जी तरीके जी। से, जैसे देखिए इन्होंने बोला कि मैंने पूरी तैयारी की, मैंने वहीं से अपना पूरा एग्जाम निकाला है। तो आई हाँ थिंक सर। ये शायद आप सबको एक, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस आपको अपने आप को बहुत ज्यादा इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हाँ मुझे सर। जो चीज आपको समझ आ रही है, जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं, आप उस चीज पे फोकस कीजिए। शायद और तभी आप इस सीरियसनेस तरह से रहेगा रिजल्ट तो निकाल सर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक कम ही जाता है। जैसे हम्म। हम अगर कोई वीडियोस को नहीं, जैसे मेरा ये वीडियोस को कंप्लीट करना ही है 2 घंटे में, 3 घंटे में, अगर एक डेडिकेटेडली अगर देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता सर। अगर हाँ एक मतलब ऐसे ही जस्ट रैंडमली देखने के लिए देख लेंगे तो अलग बात है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें ये एग्जाम का यूट्यूब ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, इसको एक स्टडी मटेरियल की तरह भी बहुत शानदार वे में इसको यूज किया जा सकता है। और नाबार्ड मतलब इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना सीरियसनेस तो बनता है सर। आई थिंक दैट्स रियली गुड। और सिद्धांत, जैसे आपने बोला कि आपने मैराथन्स को यूटिलाइज किया, आपने हमारे इंटरव्यू हाँ गाइडेंस सर। प्रोग्राम को यूटिलाइज किया, तो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आपने काफ़ी चीज़ें बताई, बट अगर आपको ओवरऑल एक सम अप करना पड़े किसी 3 वर्ड्स में हमारे मेंटरशिप को विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, आपके कोई हाँ सर। क्वेरीज कैसे रिजॉल्व हुई, आप यूट्यूब पे एक्टिव थे, अब आप अगर आपने वहां पे क्वेश्चन रेस किया, आपने जैसे तनुश्री मैम की बात की, अगर कोई 2 या 3 वर्ड में आप हमें सम अप करें कि ऐसे 3 वर्ड्स जो आपके लिए मतलब वो टॉप 3 वर्ड्स व्हेन एडिटिव कम्स टू हाँ योर माइंड। सर, कॉन्क्रीट, कॉन्सोलिडेटेड और ट्रांसपेरेंट सर। मेल में भी जब भी कुछ मतलब कुछ मैं डालता था, जैसे रिगार्डिंग प्रिपरेशन हो गया, जब इंटरव्यू के टाइम, या फिर मेरा जो स्लॉट बुकिंग था,
तो बहुत मतलब बहुत फास्टली और बहुत इजी जो आपका जो इंटरफेस रहता है जो कनेक्ट करने के लिए, बहुत सीमलेस इंटरफेस रहता है तब सभी में। I think thanks a lot, Siddharth, for appreciating our work. And now, on a final conclusion, if I talk about here, जैसे हमने आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस किया, तो जब आपके दोस्तों को और हाँ सर। आपकी फैमिली को, जैसे आपने बोला कि मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा मुझे 23 में एक सेलिब्रेशन हुआ कि यार कोई हाँ चक्कर नहीं, हम तेरे हाँ एफर्ट के लिए एफर्ट्स बहुत खुश किए। हैं। बिल्कुल तो जब सही ये सर। एफर्ट फाइनली सक्सीड हो गया 24 में, आपने बोला कि भाई अब तुम्हारा भाई जो पिछली बार सेलिब्रेशन की थी, अब वो फाइनल सेलिब्रेशन इस बार अपने काम आ गई है। ठीक है ना? हाँ सर। और तो कैसा रिएक्शन था, और आपके सर मदर फादर का रिएक्शन कैसा था? सर इस बार मैं घर में था, क्योंकि मैं पिछले बार जेएनयू में था, बट इस बार मैं घर में ही था। जो प्रिपरेशन भी सेकंड अटेम्प्ट में घर में ही किया था। और जैसे इस बार का जो रिजल्ट्स आया था सर, तब उसी दिन टेलीग्राम एक ग्रुप था, इनफैक्ट एडुटैब का ही एक ग्रुप था, जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का एक ग्रुप था। उसमें ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आज तो आ जाना चाहिए। सुबह से सबका चार्ट्स वगैरह आता रहता था उस दिन, कि आज इवनिंग को आ सकता है, आ सकता है। तो मैं जब अराउंड 4:40 या ऐसा कुछ हो रहा था तब, नहीं सर, लगभग 5 ही बज रहा था तब भी। तब एक राजभाषा का वेट लिस्ट और सिलेक्ट लिस्ट आया था, जो राजभाषा जो रिक्रूटमेंट हुआ था। हम्म। तो सबको पता चलेगा था कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में तो जो आरडीबीएस का आने वाला है। तो मैं डर के मारे ऊपर चला गया, जो छत के ऊपर, क्योंकि मैं रूम पे था और नीचे मम्मी थे, पापा तो स्कूल गए थे। तो मैं ऊपर था, मैं नीचे था तो ऊपर चला गया, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऊपर ही रह जाऊंगा और कुछ देर बाद आऊंगा। तो मैं ऊपर चला गया, और तब नाबार्ड को वेबसाइट में अपडेट हुआ कि आरडीबीएस का वेट लिस्ट, पहले वेट लिस्ट आया इस बार। तो वेट लिस्ट मैंने जब देखा तो मेरा नंबर नहीं था, तो मेरे को लगा अच्छा, फिर तो सिलेक्ट लिस्ट में आ जाना चाहिए। वो भी एक सुकून मिला, क्योंकि वेट लिस्ट भी बहुत लोगों का फंस जाता है वहां पर। और 2 मिनट बाद फिर सिलेक्ट लिस्ट का रिजल्ट डाल दिया, और मैंने जो लास्ट 3 डिजिट्स था मेरा, वो मतलब जैसे पीडीएफ ओपन होते हैं लास्ट 3 डिजिट देखा, तो वो तो था, बट लास्ट 3 नाबार्ड का जो रोल नंबर भी 10 या 11 डिजिट्स का होता है। तो मेरे को लगा वो तो है, बट ये मेरे को लग भी रहा था वो मेरा ही है, क्योंकि रोल नंबर तो याद ही था, बट फिर भी एक लगा कि और फर्दर क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। तो पूरा बिट बाय डिजिट मैंने लिखा, वो था। तो मैंने सडनली चिल्लाया, तो मम्मी नीचे ऐसे बैठे थे। वो पूरा क्या हो गया ऐसे बोल के, क्योंकि उनको मैंने नहीं बताया आज रिजल्ट आएगा, मतलब ऐसे मेरे को तो पता था आज मैं भी आ सकता है, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत शोर शराबा हो रहा था। तो मैंने पूरा चिल्ला दिया, तो सब वहां उठ गए, और फिर मम्मी भी आए ऊपर, और फिर तो सेलिब्रेशन का फिर चला फिर आगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद जैसे आपने बोला कि आपकी जो मेहनत है वो फाइनली रंग लाई, और हाँ वो जो मुझे, मैं फिर वही कंक्लूड करूंगा कि कई बार एक वो जो सेलिब्रेशन जो शायद 2023 में आपने की थी, वो उतनी ही आपको हाँ एक सर। ऐसा मोटिवेशन क्रिएट कर हाँ दी कि हाँ मोटिवेशन तो यार, बिल्कुल मिला था कि सर। अब हाँ मैं अगले साल तो इनके साथ सेलिब्रेट करूंगा ही करूंगा। ठीक हाँ है सर। हाँ जी। सो थैंक्स अ लॉट सिद्धांत फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, और मैं उम्मीद कर बिल्कुल रहा हूँ जी। कि जो आपका एक ड्रीम था कि मुझे, जो आपने 2 साल से बनाया कि मुझे नाबार्ड क्रैक करना है, वो हाँ आपने सर। फाइनली क्रैक किया। एंड आई होप कि आगे भी आपने कुछ एग्जाम्स टारगेट किए होंगे, बट हाँ है ना? अभी तो सर नाबार्ड नाबार्ड के ही सोच रहा हूँ अभी के लिए। चलिए सर, थैंक्स अ लॉट सिद्धांत फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और जाने थैंक से यू वेरी पहले, मच सर। बिल्कुल, और हाँ जाने से सर। पहले एक चीज और, अगर आप कोई स्टूडेंट्स को लास्ट को, जैसे आपने 3 पॉइंट्स हमारे रखे, कोई 3 पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं जो इस साल नाबार्ड की प्रिपरेशन करेंगे? हाँ सर, जैसे सर पहला पॉइंट तो बहुत सीरियसली करना चाहिए सर प्रिपरेशन, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम रहता है और बहुत ये सब रिस्की होता है। क्योंकि इतना 40-50 वैकेंसी में ऑल इंडिया लेवल में सिलेक्ट लिस्ट में नाम पाना, उतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा। और सेकंड चीज सर, नाबार्ड का नोटिफिकेशन का कोई डेट नहीं रहता सर, कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो जब जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल जो बोलते हैं, अभी से भी स्टार्ट प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और जो फेज 1 और फेज 2 के बीच जो टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो थर्ड पॉइंट यही रहेगा कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, तो साथ में ही फेज 2 का भी प्रिपरेशन चालू कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बाद में बहुत टाइम कम मिलेगा, और फेज 1 सिर्फ स्क्रीनिंग होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है वो फेज 2 और इंटरव्यू होता है। तो पहले से ही अगर हम जैसे कुछ लोग का टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि नाबार्ड का वो रिटर्न रिटर्न जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो टाइपिंग पे होता है, पेन एंड पेपर पे नहीं होता। तो कुछ लोगों को बहुत नया भी लग सकता है। तो प्रिपरेशन के स्टार्ट से ही हमें टाइपिंग हो गया, फेज 2 में जो जरूरत है, और नाबार्ड का जो एक ओवर, जैसे बाद में इंटरव्यू में वो काम आ सकता है मे भी, जैसे स्टेट फोकस पेपर हो गया, नाबार्ड का ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, इसमें इन सब में भी बहुत सारी चीजें अपडेट होता रहता है। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक को छोड़ के ये सब में से भी हम कुछ अपना जो रिसोर्सेस निकाल सकते हैं सर।
आई और थिंक फाइनली अगेन ऑल द बेस्ट जो आगे देंगे ऑब्वियसली। आई थिंक इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू सिद्धांत एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बेडी। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सिद्धांत, तो मुझे लग रहा है आपको मजा आया होगा। ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत मजा और आया। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। एंड मेरे को आई भी एम सर। रियली रियली आई वुड से आई एम रियली ऑन अ क्लाउड नाइन टुडे के वन ऑफ माय स्टूडेंट थैंक जिन्होंने यूट्यूब से सर हमसे मेरे को पढ़ा जब है। जैसे एक गेट टू नो सेशन के लिए मेल आया था ना सर, हाँ। मेरे को लग रहा था और कोई लेंगे। जब मैंने आपका पहला फेस देखा तो मेरे को लगा अच्छा गुरक्रिश सर का मैं देख रहा था और आज उनके साथ ही सेशन बन गया, तो वो यार भी बहुत हमारे लिए सही बहुत लगा सर। बड़ी मतलब हम बहुत खुश होते हैं जब ऐसे कुछ स्टूडेंट मिलते हैं, क्योंकि हाँ मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई थिंक और आपका डेडिकेशन जो है वो बहुत 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 सर, अच्छा है और यार। एडुटेप को भी सर मतलब दिल से भी सर बहुत थैंक यू, क्योंकि फ्री में भी इतना रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, मतलब सर ये जैसे एजुकेशनल रिवोल्यूशन मैं तो कहूंगा सर, क्योंकि मैराथन सेशन हो गया, पीडीएफ हो गया और टेलीग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म पे सर, तो ये फ्री में भी बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर, तो उसके लिए भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू सर। तो थैंक्स अ लॉट सिद्धांत। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि कल भी अभी आपका इधर आना हुआ चंडीगढ़ साइड या बिल्कुल कभी आना हुआ तो आप मिलकर जरूर जाना यार हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सर। हाँ चलो ठीक है सिद्धांत। सर, सर ये जी यूट्यूब में जी। आएगा ना ये? हाँ हाँ, यूट्यूब पे अभी हम इसको करके फिर आई थिंक कुछ टाइम पे यूट्यूब पे भी आ जाएगा। अच्छा ठीक अच्छा, है। ओके जी सर, जी। ओके ओके ओके। सिद्धांत, ओके बेटी। थैंक यू सर, ओके। ओके जी, बाय।